4 साल के शासन के बाद क्या है दूसरे दौर की यूपीए सरकार का सूरत हाल? घोटालों का कितना असर पड़ा है यूपीए सरकार की साख पर? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की शख्सियत को कितना बट्टा लगा और क्या यूपीए सरकार को तीसरा मौका देने को तैयार है मतदाता? अगर आज चुनाव होते हैं तो किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे लोग? राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में कौन है प्रधानमंत्री पद के लिए पहली पसंद? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए IBN7 और GFK मोड ने किया सर्वे। 7 से 11 मई के बीच देश के 12 शहरों में गई हमारी टीम। ये शहर हैं चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, पटना, भोपाल, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता। कुल 2466 लोगों से हमने जानी उनकी राय। इनमें थे हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग, 18 साल के नौजवान से लेकर 60 साल के बुजुर्ग तक। कामकाजी, कारोबारी, वर्किंग वुमन, हाउसवाइफ, हॉकर और ऑटो ड्राइवर। जनता ने बताया कैसे रहे यूपीए 2 के 4 साल। पास हुई सरकार या फेल हुई सरकार? नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम यूपीए 2 के 4 साल पास या फेल। जब आम चुनाव को बचे हैं बस 1 साल, तो क्या है यूपीए सरकार का हाल? ये जानने के लिए हमने GFK मोड से एक सर्वे कराया। देश के 12 शहरों में 2466 लोगों से हमने पूछे कुछ अहम सवाल जिनका यूपीए सरकार की साख से सीधा रिश्ता था। अगले 2 घंटे लगातार हम इस सर्वे पर और सर्वे के नतीजों में चर्चा करेंगे। हमारे खास कार्यक्रम में मेहमान है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में डिप्टी लीडर रविशंकर प्रसाद, कांग्रेस के प्रवक्ता राज बब्बर, केंद्रीय मंत्री और एनसीपी नेता तारिक अनवर, कोलकाता से सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम और आलोक मेहता। इन तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें, क्या आप यूपीए के मौजूदा कार्यकाल से संतुष्ट हैं? ये सबसे पहला सवाल हमने पूछा था। जो नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, ये नतीजे काफी चौंकाने वाले नतीजे हैं। 12% लोग कह रहे हैं संतुष्ट हैं पूरी तरीके से, 16% कह रहे हैं कुछ हद तक संतुष्ट हैं। यानी कुल संतुष्ट लोगों की जो राय है वो 28% आप कह सकते हैं, जबकि 16% ने कहा न संतुष्ट है न असंतुष्ट है। 19% कह रहे हैं कुछ असंतुष्ट है और 37% पूरी तरीके से असंतुष्ट के बात। यानी जो असंतुष्ट लोगों का आंकड़ा है वो 56% का आंकड़ा आपके सामने नजर आ रहा है। दूसरा सवाल जो पूछा गया, क्या यूपीए सरकार को अब और सत्ता में नहीं रहना चाहिए? ये महत्वपूर्ण सवाल है और जो चौंकाने वाली बात यह कि 68% लोग कह रहे हैं हां और 28% कह रहे हैं नहीं। 4% कह रहे हैं कुछ नहीं कह सकते। ये जो आंकड़ा है 68% लोगों का, कि 68% लोग कह रहे हैं कि अब यूपीए को सरकार में बने रहने का हक नहीं है, ये बहुत गंभीर सवाल पैदा करता है। लेकिन इसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहता हूं, एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। वो ये है कि दरअसल ये सर्वे है वो 7 और 11 मई के बीच में है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सर्वे सिर्फ 12 बड़े शहरों में किया गया है, जिसमें 2466 लोग, यानी इसमें जो गांव और छोटे कस्बों की राय इसमें नहीं है। इसको आप बड़े शहरों की, राजधानियों की राय कह सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ इंडिकेट करता है। आलोक जी, ये जो सर्वे कह रहा है कि 68% लोग ये कह रहे हैं कि यूपीए सरकार को सत्ता में नहीं रहना चाहिए, क्या ये संकेत आपको दे रहा है कि वाकई यूपीए सरकार अब संकट में नजर आ रही है? क्योंकि यूपीए सरकार संकट में है, मोह भंग जिसको कहते हैं, कि जितनी बड़ी अपेक्षा के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह को उसी मध्यम वर्ग, इन्हीं बड़े शहरों में युवाओं ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने एक तरह से माना था कि एक ईमानदार प्रधानमंत्री हैं और आए जी। यूपीए का ये सबसे बड़ा संकट ये हुआ कि इस तरह की पूरी छवि, चाहे हम लोग आप भी हैं, लेकिन जो सब सामने चुकी जो आती रही है, उससे अब उनके सामने स्थिति आ गई कि भाई नहीं, ये सरकार बहुत ही खराब साबित हुई, चूंकि उसका जो अच्छा काम किया वो सामने नहीं दिखता, जो कुछ बुरा है वो ज्यादा दिखने लगा। इसलिए चाहे कितना ही क्रेडिट लिया जाए, और ऐसा नहीं कि सारे कार्यक्रम नहीं हुए, इन्हीं कार्यक्रमों के बल पर यूपीए के राज्य सरकारों में बीजेपी को या उन लोगों को लाभ मिला है। लेकिन ये गड़बड़ हुई है कि निश्चित रूप से लोग ये महसूस करने लगे कि सरकार से हमें कोई बहुत कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत उम्मीद नहीं। लेकिन इसी से साथ तीसरा सवाल पूछा गया, जानने की कोशिश की आखिर सरकार की जो साख है उससे लोग इतने नाराज क्यों, साख को बट्टा क्यों लगा?
महत्वपूर्ण सवाल था भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के खिलाफ यूपीए सरकार का प्रदर्शन। 71% लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार बढ़ा है। 71% लोग, 20% लोगों का कहना है जस का तस है। 8% कह रहे हैं भ्रष्टाचार घटा है और 71% का यह आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जो पिछले 4 साल से लगातार सरकार फेस कर रही है अर्थव्यवस्था के मसले पर, वो है महंगाई के खिलाफ यूपीए सरकार का प्रदर्शन। 51% लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है। 43% लोग कह रहे हैं पहले जैसी है। 5% कह रहे हैं हर चीज का दाम बढ़ा है। 1% लोग कह रहे हैं जरूरी चीजों के दाम बढ़े। यानी 71% लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार बढ़ा है और 51% लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है। 68% लोगों का यह कहना है कि सरकार को सत्ता में बने रहने का हक नहीं है। राज बब्बर जी, ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े आपकी सरकार के लिए बहुत बड़े गंभीर संकट की तरफ इशारा कर रहे हैं। राज बब्बर जी, मेरा सवाल आपसे है। जी हाँ, जहां मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, मेरे आपको जो ये आंकड़े कह रहे हैं, ये आंकड़े आपकी सरकार के लिए बड़ा गंभीर संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल आशुतोष जी, आप जो फरमा रहे हैं और आपने जिस तरह से जिन आंकड़ों का जिक्र किया है जी, ये किसी भी सरकार के लिए और किसी भी पार्टी के लिए गंभीर हो सकता है। लेकिन इसकी बात जो है, कम से कम मेरा मानना यह है कि आप जो आंकड़े दिखा रहे हैं, आपने स्वयं बोला है कि हमने इस शहर से हमने ये आंकड़े कलेक्ट किए हैं जी। मैं ये नहीं कह रहा कि शहरों को हम गिनती में नहीं गिनना चाहिए, लेकिन शहर के अंदर भी जो आंकड़े आप जो दिखा रहे हैं, उसका जो अनुपात है वो बहुत साफ नजर आ रहा है कि एक तरफ जो है, हो सकता है कि आपने बताया कि साहब 51% जो है वो बिल्कुल खिलाफ बोल रहे हैं, 42% जो है वो या 40% जो है वो पक्ष में बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि बढ़ गया है। तो मेरा ये मानना है कि सिचुएशन जो है वाकई ही एक परसेप्शन जो है शहरों में जो फैला है कि उसकी वजह गैस की सिलेंडर हैं, उसकी वजह महंगाई है। लेकिन जिस तरह से अब जो है यूपीए सरकार ने जो एक हालात को अपने कब्जे में लेकर काबू में लेने का काम किया है जी, और ये एक जो बात बहुत स्पष्ट नजर आ रही है कि जिन घोटालों की बात की जा रही है, वो घोटालों में किसी भी तरह का को ढकने का काम नहीं किया जा रहा है, राज बब्बर जी, ढकने का काम नहीं किया जा रहा है। राज बब्बर जी, ये 7 से 11 मई के बीच का आंकड़ा है, इसलिए बहुत रिसेंट भी है। आप ये कह सकते हैं कि शहरों की राय है, लेकिन रविशंकर प्रसाद जी, क्या ये जो शहरी मतदाता है, सिर्फ ये शहरी मतदाता की राय आपको नजर आती है, या कहीं ना कहीं जो है वो अभी भी कांग्रेस को थोड़ी बहुत उम्मीद है तो गांव देहात के इलाकों में मौजूद है, छोटे शहरों में मौजूद है, या वाकई एक ऐसी कहानी कह रहा है कि अब वाकई जो यूपीए सरकार उसको दिन लग गए? देखिए आशुतोष जी, 7 से 11 मई का मतलब यह है कि ये जो आंकड़े हैं ये कर्नाटक के चुनाव के नतीजे के बाद के आंकड़े हैं जी। तो जिसका जश्न कांग्रेस पार्टी अपने 9 साला जलसे के साथ मनाने जा रही है, ये उसके एक सच्ची कहानी है। दूसरी बात मुझे कहनी यह है कि आज ये मेरा तीसरा कार्यक्रम है कल से लेकर आज तक विभिन्न सर्वे को लेकर जी, और सर्वे चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो, लोगों में एक पीड़ा है, एक गुस्सा है, एक क्रोध है, एक वेदना है जी। आम आदमी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और एक बात जो आलोक जी ने कही, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनका सम्मान करता हूं, वो क्या है कि इस सरकार में मनमोहन सिंह कभी कोई बहुत बड़े मास नेता नहीं थे। उनके बारे में 2 बातें कही जाती थी कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और बहुत ईमानदार छवि है। एक अर्थशास्त्री भारत के प्रधानमंत्री के कालखंड में देश का कितना अर्थ का अनर्थ हुआ उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से इतने भ्रष्टाचार के शर्मनाक घटनाएं हुई हैं, और राज बब्बर जी मेरे बड़े अभिन्न मित्र हैं, मैं क्या बोलूं, क्षमा करिए आशुतोष जी, अगर विपक्ष का दबाव संसद और संसद के बाहर नहीं होता, मीडिया का प्रभाव नहीं होता, आपके चैनल और आप विशेष रूप से, और कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होता, तो कोई भी भ्रष्टाचार पर ईमानदारी से कार्रवाई नहीं होती। कोयला घोटाले में हम देख चुके हैं अश्विनी कुमार किस तरह से स्टेटस को बदलने की कोशिश कर रहे थे जी। और क्या आप कोई गारंटी देंगे कि आने वाले 2 महीनों में फिर कोई घोटाला नहीं फूट जाएगा? तो मेरा कहना क्या है, क्या शहर क्या गांव,
आज हर जगह ये जो 71% परसेंटेज है, 51% है, आज महंगाई से आम आदमी इतना परेशान है कि दिल्ली के मध्यम वर्ग का भी जीना दूभर हो रहा है। तो अब ये है सच्चाई, तो देश विकल्प की तलाश में है, और ये सारा जो सर्वे आ रहा है वो देश की पीड़ा का प्रकटीकरण है। और मैं एक अगर फिल्म का गीत अगर लिख दूं, मुझे मालूम है कल जलसे में बहुत सारी चीजें कही जाएंगी, लेकिन सिर्फ एक लाइन कहना है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। बट कांग्रेस अपने सेविंग ग्रेस के लिए कह सकती है कि भाई गांव देहात का आम आदमी अभी भी उसके साथ है, ये मुंबई की राय है, ये दिल्ली की राय है, और ये लखनऊ और पटना की राय है, ये भोपाल की राय, चंडीगढ़ की राय। वो कह सकता है ये छोटे शहर है, फर्रुखाबाद है, मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरनगर है, या और जो छोटे शहर है वहां पर अभी भी उसका वोट बैंक। वो कह सकती है कि भाई हम तो हिमाचल प्रदेश में वापस लौटे, उत्तराखंड में वापस लौटे, कर्नाटक में वापस लौटे। तो क्या ये अर्ध सत्य है? बिल्कुल आपने सही कहा। कर्नाटक की जीत उनकी आखिरी जीत थी, उनको भी हारने के पहले कुछ मुस्कुराहट जरूरी थी। अब आने वाले जो 5 चुनाव होंगे और लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें हमारी जीत होगी। लेकिन आपने जो एक बात कही, अगर आप ये सर्वे की प्रक्रिया मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बुलंदशहर और मेरठ और तिरुवनंतपुरम में और त्रिपुर में ले जाएंगे तो वहां भी आपको नतीजे यही मिलेंगे। और ये जो पीड़ा है ये देश की पीड़ा है। और एक बात मैं अंत में कहूंगा आशुतोष जी, ये जितने आप शहरों की बात किए हैं, इन काफी शहरों में सरकार, यूपीए सरकार काफी जीती थी ना। दिल्ली में आज की तारीख में उनकी 7 की 7 सीटों पर कब्जा है ना। मुंबई महानगर में काफी कब्जा है ना। तो अगर उन महानगरों से 71% का आक्रोश है तो बीजेपी तो काफी गांव में जीती हुई है। तो ऐसा नहीं है, इस आक्रोश को शहर और गांव के वर्गीकरण में न बांटते हुए मुझे लगता है कि पूरे देश की पीड़ा को समझने की जरूरत है। बिल्कुल। मैं कुछ रविशंकर जी, मैं एक बात, शायद आप कोई जमीनी नेता हैं, एक कहीं ना कहीं लगता है जो आशुतोष जी ने सवाल उठाया, गांव में या जैसे आप जाएं लखनऊ से बाहर या पटना से बाहर या कहीं कलकत्ता से बाहर, वहां जो महंगाई दिल्ली में या चंडीगढ़ में है वैसी नहीं होती। शायद आप देखिए, चाहे सब्जी हो, चाहे आटा हो, चाहे दूसरी चीज हो, क्या वो एक कारण नहीं होगा जिससे कि थोड़ी सी जो आशा कांग्रेस या दूसरी जो भी पार्टियां हो, और ये आपकी अपनी सरकारें अच्छा काम कर रही है, उसका भी कई बार लगता है सरकार से उतनी नाराजगी नहीं होती। ये गांव की सच्चाई कहीं न कहीं, क्या इसका असर, चूंकि जो जमीनी नेता है शायद वो ज्यादा समझ पाए, लगता है वो महंगाई का असर वहां नहीं है। बट आलोक जी, जो 4 रुपए में वहां मिल रहा है वो दिल्ली में 16 रुपए मिल रहा है। बट आलोक जी, जो सवाल रविशंकर जी ने उठाया, और जो पिछली बार 2009 में जब मनमोहन सिंह जीते थे तो जीत का एक बहुत बड़ा शहर का जो सहरा था वो मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और ये जो तमाम शहरी इलाके थे वहां का था। और उसकी वजह से कहा गया कि जो मिडिल क्लास है, ये मिडिल क्लास मनमोहन सिंह को अपना डार्लिंग मांगता है इस वजह से। तो तारिक अनवर जी, क्या ये जो पूरा का पूरा बेस साफ हो रहा है, जो ये आंकड़े बता रहे हैं कि जहां से आप जीते थे, जो आपका गढ़ माना जाता था, जिसके आप डार्लिंग थे, जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी के जो डार्लिंग थे, वहां से आप साफ हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी, तारिक अनवर साहब? नहीं, देखिए, वैसे तो हमेशा ये जो चुनाव होते हैं और जो आंकड़े आते हैं उसके अनुसार जो अर्बन एरियाज होता है, जो शहरी इलाका होता है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक प्रभाव ज्यादा पाया गया है, पहले भी पाया गया है। और मैं समझता हूँ कि अभी ये बहुत ही प्री मैच्योर्ड है कि किसी नतीजे पर पहुंच जाना। अभी हमारे पास लगभग 1 साल है, और जो भ्रष्टाचार की बात रविशंकर जी कर रहे हैं, यही भ्रष्टाचार का मुद्दा उन्होंने उत्तराखंड में और फिर हिमाचल में और कर्नाटक में सब जगह उठाया था। महंगाई का मुद्दा उठाया। वो गढ़ थे जिस गढ़ पर को जीतकर कांग्रेस 206 सीट लेकर आई थी। अगर वो गढ़ आपका कहीं टूट रहा है, दिल्ली में अगर 7 की 7 सीटें आप जीत कर आए थे, मुंबई में 6 की 6 सीट अगर आप जीत कर आए थे, अगर आज वहां अगर आपको घाटा लग रहा है तो यह आपके लिए बहुत बड़ा संकट का मौका है। हम तो आप ये नहीं कह सकते बीजेपी यहां मजबूत, यहां दरअसल कांग्रेस मजबूत थी पिछले चुनाव में। नहीं, आप जी आशुतोष जी, आप अच्छा है कि आपने हम लोगों को पहले आगाह कर दिया कि लोगों की क्या सोच है। हम लोग उसको पूरा दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम रविशंकर जी को कहेंगे किसी गलतफहमी में ना रहें
क्योंकि कभी ज्यादा गलतफहमी भी ठीक नहीं होती है राजनीति में। और जो जमीनी सच्चाई है भी आलोक जी ने जो कहा वो मैं उससे बहुत सहमत हूं कि गांव के स्तर पे बहुत काम हुआ है। अगर आप गांव में जाए, जो मनमोहन सिंह की सरकार ने जो सोशल सेक्टर में जो काम किया है, ये जो उसके लिए जो फंड इकट्ठा किया है, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आप किसी भी क्षेत्र को उठा लीजिए, उसमें भारत सरकार ने अच्छा काम अंजाम दिया है। यहां तक कि मैं एग्रीकल्चर में हूं, कृषि में हूं, मैं ये कह सकता हूं कि कृषि में जो उत्पादन हुए हैं पिछले 2 वर्षों में। बट सर, लोगों की नाराजगी भ्रष्टाचार को लेकर है, लोगों की नाराजगी भ्रष्टाचार को लेकर है। भ्रष्टाचार 71% लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। मानते हैं हम कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और एक उसका समाधान होना चाहिए, उस पर अंकुश लगना चाहिए, लेकिन वही एक मुद्दा है, ऐसी बात नहीं है। बट महंगाई के फ्रंट पर भी आप पीछे रहे। ऐसा नहीं है कि एक ही मुद्दे पर लोग वोट डालते हैं, ऐसी बात नहीं है जी। और अगर ऐसी बात होती तो फिर हमने कहा, एग्जाम्पल दिया कि 3 राज्यों से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया, तो आखिर क्या कारण है जी? क्यों नहीं उन्होंने अपने इस गढ़ को बचाने की कोशिश की? यानी तारिक अनवर जी, अभी भी आपको उम्मीद है, अभी भी आपको लगता है कि आपके लिए उम्मीद की कड़ी है। लेकिन मोहम्मद सलीम साहब, आपसे आपके पास अंत में इसलिए है क्योंकि पिछली बार जब जो आपका अभेद्य किला था पश्चिम बंगाल, उसकी शुरुआत दरअसल शहरी क्षेत्रों से हुई थी कि आप शहरी क्षेत्रों में आपके लिए खतरे की घंटी आनी शुरू हुई, उसके बाद गांव के इलाकों में आप साफ होना शुरू हो गए। तो क्या यह माना जाए यूपीए सरकार जो है वो दरअसल जो है अब ऑन इज वे आउट, जो अंग्रेजी में कहते हैं? ये तो देखिए दीवार में लिखा हुआ है, आपके सर्वे भी उसी की पुष्टिकरण कर रही है कि लोगों के अंदर असंतोष काफी है और यूपीए 2 जो है यूपीए 1 से बहुत अंतर है। यूपीए 1 को जिस तरह से लोग आम आदमी अपने नजदीक में सोचे थे कि इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, उससे जैसे आलोक जी कहे कि नाउम्मीदी बढ़ी है, इसलिए लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा है। उसके साथ भ्रष्टाचार और महंगाई 2 अहम मुद्दे हैं और मैं समझता हूं ये जैसे शहर में है वैसे गांव में भी है। तो ये आंकड़ा चूंकि शहर से आया हुआ है, बेशक महंगाई के बारे में आलोक जी जो कहे, लेकिन वहां पे फिर खेती का संकट, किसानी का संकट वो उसके साथ जुड़ेगा। और गांव या शहर जो भी हो, आपके मीडिया के बदौलत आजकल ये 10 साल 15 साल पुरानी हिंदुस्तान नहीं है। गांव शहर के जो मानसिकता है, जो सोच है, जो मत है, वो गांव के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। मीडिया एक बहुत बड़ा रोल इसमें अपनाता है। अभी भी कांग्रेस के लिए बेशक यूपीए 2 के लिए बहुत बड़ी एक खतरे की घंटी है, लेकिन जैसे अब इससे ये शेर जो बोले हमारे रविशंकर जी, वो कागज खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, ये सिर्फ महज इत्तेफाक नहीं है कि रविशंकर जी कागज में बनी हुई छपी हुई फूल को लेकर के लोगों के सामने जाएंगे और इससे अगर फूल के खुशबू लाने की कोशिश करेंगे तो वो भी खुशबू मिलेगी नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार का मामला कांग्रेस जैसे पीड़ित है। भाजपा चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे कर्नाटक हो, उसमें भी उनकी जो हार हुई है उसमें भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और भ्रष्टाचार एक मुद्दा आम जनता के अंदर। मोहम्मद सलीम साहब, ये मत भूलिएगा, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो केंद्र में सरकार के लिए होते हैं, जो राज्यों का भ्रष्टाचार होगा वहां पे जनता ने अपना फैसला सुना है। बट अगर केंद्र के लिए वोट देंगे तो वोट में वहां पर तो केंद्र की सरकार जिम्मेदार होगी, वहां बीजेपी जिम्मेदार नहीं होगी। नहीं, मैं जिम्मेदार नहीं कहा, मैं समझा, मैं कहा कि कागज के फूल से खुशबू आ नहीं सकती, तो इसलिए इससे खुशबू अगर सुनने की कोशिश करेंगे तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों एक ही हमाम में है। आपको ऐसा लगता है? बट लेकिन राजबब्बर साहब, ऐसा क्या हुआ 2009 में आपकी पार्टी को बड़ा सेहरा मिला, लोगों को उम्मीद नहीं थी, आप 206 सीटें लेके आ गए, उसके बाद एक के बाद एक भ्रष्टाचार के तमाम उजागर हुए। क्या ये जो जीत का खुमार इतना लंबा चढ़ गया, या वाकई में बहुत सारी चीजें आपके हाथों से स्लिप कर गई और आपको एहसास नहीं हो पाया? आशुतोष जी, मैं रवि भाई जो बहुत ही बुद्धिजीवी हैं और मैं उनकी एक एक बात का सम्मान करता हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि 2004 के अंदर जो सरकार आई थी, यूपीए सरकार ने एक कमिटमेंट किया था और वो कमिटमेंट था कि इस देश के आम नागरिक को अधिकार दिया था और अधिकार भी कानून बना के दिया। राइट टू इंफॉर्मेशन, उसका एक अधिकार बनाया कि साल तक उसको बदल नहीं सकता। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, ये
ये एक जो ब्रॉडर लेवल पर जो काम किया था, एक अधिकार की बात हुई थी। और जब 2009 में जो सरकार आई, उस सरकार के अंदर माइक्रो लेवल पर काम करना शुरू किया। तो ये जनता इस बात को, मैंने जो कहा शहर और गांव की बात कही, मैंने शहर या गांव को बांटने की कोशिश नहीं की। मैं ये बात नहीं कहना चाहता था कि, और उस बात को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि जो सोशल सेक्टर में जिस तरह से भाई तारिक ने बात की है, जितना काम हुआ है, महिलाओं के लिए जितना काम, सर रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहा? अगर सोशल सेक्टर में काम हुआ है तो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहा? मेरा सवाल आपसे ये है। मैं आशुतोष जी, आप जैसा अभी आपने जो इस बात को कह रहे हैं, अभी हमारा जो प्रोजेक्ट जो सामने आएगा, संसद चलने नहीं दी गई, संवाद हुआ नहीं, एक प्रतिपक्ष ने मतलब विपक्ष का जिम्मा ना ओढ़ के उसने एक विरोधी का जिम्मा ओढ़ा और विरोधी का बाना पहन लिया। अब विरोध में ये भूल गए कि ये सत्ता पक्ष का विरोद कर रहे हैं या ये उस गरीब का विरोध कर रहे हैं। यानी आप जिम्मेदारी विपक्ष पे डाल रहे हैं। नहीं सुनिए, मेरी बात, मैं किसी पे अभी जिम्मेदारी ना मैं डाल रहा हूं। जिस तरह आपने फैसला कर लिया है, मैं वैसा फैसला नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी 1 साल पड़ा है चुनाव में। और मैं इस बात को मानता हूं कि आज आप जाइए गांव के अंदर, या आप फार्म सेक्टर के अंदर जाके दीजिए, एमएसपी का क्या है, आज डबल हो गया है। आज तारिक जी बैठे, इसलिए मैं इस शब्द को कह रहा हूं क्योंकि वो इसका साबित कर सकते हैं कि आज जो पैसा मिल रहा है, ग्रेन्स का जो पैसा मिल रहा है, वो डबल है। आज की तारीख के अंदर जो आज 5-7 तो एम्स खुल रहे हैं, जो जोधपुर में है, जो और यही नहीं कि सिर्फ जो कांग्रेस के राज में, दूसरे राज्यों में खुल रहे हैं, जहां जितने यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं। तो ये तमाम चीजें कहां जाएंगी? नौजवान इसको देख रहा है, ये इंप्लीमेंट होंगी। अब जब आप हमारी बात को सदन में कहने नहीं दे रहे हैं, तो फिर अब जो है कल के बाद जो है आपके सामने आएगा, इसका खुलासा होगा। हमने देखा कुछ समझ में नहीं आ रहा। यानी राजबब्बर जी, आपके कहने का मतलब ये भी 1 साल का वक्त है, आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्ट्स का इंप्लीमेंटेशन होगा। बट रविशंकर जी, जो बात राजबब्बर जी कह रहे हैं कि भाई राइट टू एजुकेशन हमने दिया, नरेगा हमने दिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन हमने दिया, और अब हम कैश सब्सिडी देने जा रहे हैं, साथ ही साथ हम जो है वो फूड सब्सिडी देने के बारे में बात कर रहे हैं, हम भूमिहीनों के लिए जो मकान देने की बातें कर रहे हैं, इस पर इनकी उम्मीद टिकी हुई है। तो क्या 1 साल का जो वक्त है, ये जो यूपी है बाउंस बैक भी कर सकता है अगर इन चीजों को इंप्लीमेंट हो? पिछली बार नरेगा को बहुत बड़ा जिम्मेदार माना गया था 2009 में इनकी जीत के लिए। देखिए, पहली बात है कि जो 9 साल में नहीं कर सके, अगर 1 साल में करने का दावा करते हैं, तो मैं एक ही बात कहूंगा, क्या हुआ तेरा वादा। 2009 में एक घोषणा की थी सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी ने कि 100 दिन में महंगाई कम होगी, 100 दिन में भ्रष्टाचार कम होगा। क्या हुआ, उस पर बताने की जरूरत नहीं। ये जो गांव की बात कही गई है, थोड़ा मैं कृतज्ञ हूं कि आलोक जी ने मुझे कहा कि मैं भी जमीन पर घूमता हूं और बहुत घूमता हूं। गांव में जाइए तो ठीक है, सब्जी सस्ती है, चावल दाल सस्ता है, लेकिन मसाला महंगा है, चीनी महंगी है, कपड़े महंगे हैं, पढ़ाई की और ये सब महंगी है। तो महंगाई से वो परेशान नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अब जो संसद चलाने की बात कही गई राजबब्बर जी ने, संसद में सरकार चलाने का उनका काम है, लेकिन उन पर नियंत्रण रखने का अधिकार जनता ने हमको दिया है। अब आप देख लीजिए, इतना भ्रष्टाचार होता है। हमने तो खाली अश्विनी कुमार के इस्तीफे की बात की थी, रेलवे के तो मंत्री का इस्तीफा हमको बोनस में मिल गया। हमने कहा उन दोनों का इस्तीफा ले लीजिए, सरकार चलाइए, बहस कराइए, बिल पास कराइए, लेकिन ये अड़े रहे और संसद सैनिटाई होती है और 2 दिन बाद उनका इस्तीफा लेते हैं। तो इस तरह से नहीं चलता। अब आपने पूछा 1 साल में क्या कर पाएंगे, उसका मेरा जवाब बहुत सीधा है आशुतोष बाबू। अगर 9 साल में नहीं कर गए तो आने वाले 1 साल में क्या कर पाएंगे? और इसका मैं एक उदाहरण दूंगा। मनमोहन सिंह ने अपने नेतृत्व को एक विषय पर स्टेक पे लगाया था, न्यूक्लियर डील पर, याद करिए 2004-5 में। आशुतोष जी, वो आणविक शक्ति से होने वाली रोशनी वो कहां गायब है, आज 9 साल बाद मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस तरह के कई उदाहरण हैं। इनका काम कोशिश करना है, लेकिन जो जनता का गुस्सा है, जो क्रोध है, भ्रष्टाचार, महंगाई, अर्थव्यवस्था के कुव्यवस्था के कारण। देखिए, एक मैं अंतिम बात आपसे कहना चाहता हूं, काइंडली मुझे अनुमति दीजिए। आर्थिक मामले पर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर हमारे तारिक अनवर और राजबब्बर की पार्टी में कोई डिफरेंस नहीं है।
लेकिन आज देखिए, कोयले में घोटाला हुआ, पावर सेक्टर खत्म हो गया। टेलीकॉम में घोटाला हुआ, टेलीकॉम खत्म हो गया। राजमार्ग में घोटाले हो रहे हैं, राजमार्ग के बनने का काम बंद हो गया। और जो रियल एस्टेट सेक्टर है, जहां इंप्लॉयमेंट था, स्टील था, सब कुछ वो भी समाप्त हो गया। तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को भी बर्बाद कर दिया कुशासन के कारण। और ऐसा क्या है आशुतोष बाबू कि जब भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी 5% है, तो उसी समय गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सबों की जीडीपी 10% प्लस है। निराशा के माहौल में वहां सुशासन है या अच्छा शासन है, यहां गवर्नेंस का अभाव है। बिल्कुल, जो बातें आपने उठाई उसको ब्रेक के बाद में, बट आलोक जी, संक्षेप में जो सवाल तारिक अनवर जी इशारा कर रहे हैं, जिस तरह राजबब्बर इशारा, क्या 1 साल के अंदर सरकार बाउंस बैक कर सकती है क्या? 20 सेकंड से जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से एक छवि बनती है और बिगड़ने के खतरे हैं। मुझे इस बात का भी लगता है कि यदि बेहतर क्या ये नहीं होता, जैसे आपने देर से इस्तीफा कराया, मैं तो बल्कि रविशंकर जी से भी बार बार, हम बीजेपी के मित्रों से भी कहता रहा हूं कि भाई आप भी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव लाके गिरा देते, ज्यादा अच्छा होता, देश का भला। आप ये कितनी बदनाम होकर के वो निकाली जाए, इससे बेहतर। और इसी तरह से यदि कांग्रेस के नेता भी बेहतर होता कि इस्तीफा देकर के बजावती चुनाव में चले जाते, तो ये इज्जत तो बचती कि जो अभी तक आपने किया है, चलिए उसी का फायदा उठा लीजिए। लेकिन अभी और 2-4 घोटाले आ जाएंगे तो ज्यादा बड़ी समस्या हो जाएगी मनमोहन सिंह जी के लिए, क्योंकि उनके ब्यूरोक्रेट्स ने पूरा बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। फाइलों पर फाइलें निकलेगी। जिन भ्रष्ट लोगों को उन्होंने बचाया है प्रधानमंत्री ने, उनकी पोल भी यदि खुलने लगी, रविशंकर जी चाहे या जेटली जी उनको बचा रहे हो, लेकिन वरना उनकी पोल आएगी तो और ज्यादा मुश्किल पड़ेगी। आलोक जी, जो सवाल आप खड़े कर रहे हो, उस सवाल पर हमने विशेष तौर पर सवाल पूछा था, और पूछा था कि इसके लिए कौन जिम्मेदार, कोयला घोटाले के लिए कौन जिम्मेदार है, 2G घोटाले के लिए कौन जिम्मेदार, जिम्मेदारी कहां रुकती है? इसका जवाब हम आपको देंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं भी चलिएगा।